फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं यूपीएससी का इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग यूपीएससी का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, आप लोग अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। बस दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट हमसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यह पहला वीडियो है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत दोस्तों, इसको एक नाम और जो है, दिल्ली सल्तनत को हम लोग मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं और इसको इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं, मामलुक वंश और इलवरी वंश। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला था। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का समय चला था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में दोस्तों शासन करने वाले टोटल 5 वंश थे। ये दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया है। अब ये 5 वंश को आप लोग ट्रिक के माध्यम से याद करिए। ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। एक बार आप लोग बोलिए, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। अब आइए दोस्तों, यहाँ से गुलाब से हो जाएगा साथियों गुलाम वंश। ठीक है, इसके बाद खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, सांस से हो जाएगा सैयद वंश, लो से हो जाएगा लोदी वंश। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 वंश हैं। गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। ठीक है, गुलाम वंश का समय कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का समय था। खिलजी वंश कब से कब तक था? तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश था। और तुगलक वंश की बात करते हैं तो यह 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक था। सैयद वंश की बात करते हैं तो यह 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। और लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले यह याद करिए कि दिल्ली सल्तनत या मामलुक वंश या फिर इलवरी वंश में कुल कितने वंशों ने शासन किया है। तो दोस्तों इसमें कुल 5 वंशों ने शासन किया है। ट्रिक आप लोग देख लीजिए, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे समझिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं गुलाम वंश से। दोस्तों गुलाम वंश की अगर बात करते हैं हम लोग तो गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या था? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। 1206 से लेकर सन 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक समय था गुलाम वंश का। ठीक है, गुलाम वंश में दोस्तों शासन करने वाले गुलाम वंश पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों के थे। जो शासक गुलाम वंश पर शासन किए हैं वो शासक 3 अलग अलग वंश के थे। कौन कौन से वंश थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, यह कुतुबी वंश का स्थापना किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का हो गया। ठीक है, इसको हम लोग कुतुबी वंश को दास या गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दास या गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। कारण यह था दोस्तों, कारण क्यों इसको हम लोग दास या गुलाम वंश भी कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन गुलाम वंश पर शासन करने वाला जो पहला शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए कुतुबी वंश को हम दास या गुलाम वंश के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद है दोस्तों दूसरा इल्तुतमिश, जो कि किस वंश का था? शमसी वंश का। शमसी वंश, इसको इलवरी तुर्क, शमसी जो वंश था यानी इल्तुतमिश जो था वह इलवरी तुर्क था।
बलबन की बात करते हैं दोस्तों, बलबन, इसने बलबनी वंश का स्थापना किया था। तो गुलाम वंश पे जो शासक थे, जो शासन किए हैं, वह 3 अलग अलग वंशों के थे, जिसमें आता है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जो किस वंश का था, कुतुबी वंश का स्थापना किया था। इल्तुतमिश, जो कि शमसी वंश का स्थापना किया था। बलबन, जो कि बलबनी वंश का स्थापना किया था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए दोस्तों, हम गुलाम वंश में सबसे पहले जो शासक की बात करेंगे वह हम बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। क्यों? क्योंकि देखिए गुलाम वंश का स्थापना करने वाला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह गुलाम वंश का स्थापना किया। इसका समय क्या था? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश पर शासन किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कौन था? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यह विश्वसनीय था मोहम्मद गौरी का जितने भी गुलाम थे, उन सभी गुलामों में कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य था और वह विश्वसनीय था। ठीक है, यह तुर्की जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति का था? तो तुर्की जनजाति का था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निशापुर बाजार में लाया गया था दास के रूप में। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में निशापुर बाजार में दास के रूप में लाया गया था और उस बाजार में इसको खरीदने वाला था काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस बाजार में लाया गया? तो निशापुर बाजार में लाया गया। किस रूप में? दास के रूप में। ठीक है, और उस बाजार में इसको खरीदा कौन? काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी, इसने खरीद लिया। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की सेवा में जब यह कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी की सेवा में आता है तो इसके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन होने के कारण इसने मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखुर नियुक्त कर दिया। अमीर ए आखुर क्या होता है? शाही घुड़साल का अधिकारी। मोहम्मद गौरी ने इसे अमीर ए आखुर नियुक्त कर दिया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की सेवा में आता है तो मोहम्मद गौरी के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ। अब मोहम्मद गौरी उसकी सेवा से खुश होकर इसे क्या नियुक्त कर दिया? अमीर ए आखुर, मतलब शाही घुड़साल का अधिकारी इसे नियुक्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, इसने दोस्तों, हालांकि यह गुलाम था तो पढ़ने लिखने की समस्या तो था ही इसके साथ, क्योंकि यह गुलाम था, पढ़ने के लिए तो आया नहीं था, काम करने के लिए आया था। तो लेकिन इसके बावजूद इसने कुरानों का अध्ययन कर लिया, कुरान पढ़ना सीख लिया। जब दोस्तों यह कुरान पढ़ना सीख लिया तब इसका एक उपाधि दिया गया जिसका कहा गया कुरान ख्वा। कुरान पढ़ने के कारण, कुरान सीखने के कारण दोस्तों इसको कुरान ख्वा के नाम से जाना गया, कुरान ख्वा के नाम से यह प्रसिद्ध हो गया। इसमें बताइए कोई दिक्कत है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों क्या होता है? इसका राज्याभिषेक होता है। हुआ क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब होता है? यह 25 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में इसका राज्याभिषेक होता है और इसने लाहौर को दोस्तों अपनी राजधानी भी बनाया। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और तराइन के दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जितने भी प्रांतों को जीता था उसका सभी अपने जीते हुए प्रांतों का अधिकारी नियुक्त कर दिया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था तो इसने नियंत्रण के लिए दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ इसमें इंद्रप्रस्थ में इसने अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है?
इसका मुख्यालय मुख्यालय जितने भी मोहम्मद गौरी ने जीता था प्रांत प्रदेश, उन सभी को इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर सौंप दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक उन सभी पर नियंत्रण करना चाहता था, जिससे के कारण उसने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में अपना मुख्यालय बना लिया। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। इसने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्त कर दिया और दास मुक्त करने के बाद इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि धारण करा दी। ठीक है, मोहम्मद गौरी का भतीजा था गयासुद्दीन महमूद। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्त करके उसको सुल्तान की उपाधि धारण करा दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। इसने क्या किया, मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण कर ही इसने शासन किया था। ठीक है, इसे दोस्तों लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था। लाख बख्श और पील बख्श कहा जाता था। लाख बख्श क्यों कहा जाता था दोस्तों, यह बहुत ही दानी था, इसने लाखों का दान करता था या इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, लाख बख्श इसलिए इसे कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और यह हाथियों का भी दान करता था, तो हाथियों को दान करने के कारण इसे पील बख्श कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके दरबार में दो विद्वान हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में दोस्तों दो विद्वान हुआ करते थे, जिसका नाम था, एक हसन निजामी था, एक फख्र मुदब्बिर था। ठीक है, हसन निजामी और फख्र मुदब्बिर, यह दो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में विद्वान रहते थे। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था, लेकिन उसको पूरा करवाने वाला था इल्तुतमिश। ठीक है, देखिए कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दोस्तों कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार ही क्यों रखा, इसके पीछे भी कारण था। देखिए सूफी एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार ही क्यों रखा, कारण था इस एक संत थे, सूफी संत, जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ा। ठीक है, इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम पड़ गया। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद, भारत की जो पहली मस्जिद था जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और यह कैसे करवाया था, देखिए पृथ्वीराज तृतीय के एक किला था, पृथ्वीराज तृतीय का एक किला था, पिथौरागढ़ किला, उसी के स्थान पर इसने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवा दिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अन्याय कर रहा था, हिंदू का जो स्थान था वहाँ पर मुस्लिम का जो मस्जिद मुसलमान का जो उसका धार्मिक स्थल था उसमें परिवर्तित कर रहा था। ठीक है, हालांकि ये गलती कर रहा था, तो और क्या किया इसने, 2.5 दिन का झोपड़ा भी निर्माण कर दिया। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कहाँ पर, अजमेर, जो कि कहाँ है, राजस्थान में है। यह बिगरराज बिसलदेव फोर्थ के द्वारा निर्माण किया गया था, संस्कृत महाविद्यालय, और इसी के स्थान पर, इस संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर इसको नष्ट करवा के वहाँ अजमेर में, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दोस्तों कहते हैं जो गलती करेगा उसका अंत होना ही निश्चित है। हुआ क्या दोस्तों, 1210 ईस्वी में यह चौगान खेल रहा था, चौगान जो कि जिसको पोलो कहते हैं, घोड़े से खेल रहा था। और 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है एक शासक। ठीक है,
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मेरी सहायता करिए, जिससे कि मैं आपके सामने और बेहतरीन प्रदर्शन कर पाऊँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।